तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा और उन दोनों में अंतर क्या क्या था। इसके पहले हमने जाना उदारवादी की जो कार्य पद्धति थी, उनकी विचारधारा थी, उनके बारे में जाना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे उदारवादी और उग्रवादी की विचारधाराओं में अंतर और उग्रवादी कैसे थे और उनकी विचारधारा कैसी थी, उनकी कार्य पद्धति कैसी थी, उन सभी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी दृष्टिकोण यानी कि दो दृष्टिकोण आए थे। कौन कौन से? एक आया था उदारवादी, एक आया उग्रवादी। उदारवादी बताया दयालुता का भाव था, है ना। हर जगह पे क्या सुधारते क्या कहते हैं, एक तरह से सुधार की नीति अपनाते थे और संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अलग ही होगा और अलग कैसा होता है आगे देखते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा। अरविंद घोष क्या कहते हैं? हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी शिथिलता और कायरता है। सही कहा है, हमारी अपनी शिथिलता यानी हमारा अपना नर्मता और कायरता है। राजनीति की आरामदायक कुर्सी पर बैठकर विदेशी सत्ता नहीं खिलाई जा सकती है। एक पराधीन राष्ट्र बलिदान का मार्ग अपना कर ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। पराधीन मतलब जो दूसरे के अधीन है। अभी हम दूसरे के अधीन है, ब्रिटेन के अधीन है, ब्रिटिश जो शासन है उसके अधीन है। तो हम बलिदान की नीति अपनाकर ही कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि उदारवादियों ने किया। उदारवादी क्रमिक रूप से सुधार, उनकी न्याय में विश्वास और जो साधन थे उन पे विश्वास करते थे। उनको लगता था अंग्रेजी सरकार हमारे लिए बहुत विकास कर रही है, भारत का विकास कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर अब नहीं चलेंगी, अब दूसरे तरीके से उग्रवादी अपना कार्य करेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है, हर जगह शिथिलता और जो एक तरह से देखा जाए चापलूसता भी काम नहीं आएगी। अब आगे कुछ और ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा देखते हैं। भारतीय कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उदार राष्ट्रवादियों का प्रभाव था, यानी कि इसके जब शुरू हुई थी कांग्रेस, उसके पहले सबसे पहले में उदारवादियों का ही वर्चस्व था। ठीक है, जो उदारवादी कहते थे, जो अंग्रेज कहते थे, वही सब माना जाता था। लेकिन यहाँ से कुछ और ही शुरू होने लगा है। ठीक है, वे क्रमिक रूप से सुधार चाहते थे, लेकिन 1885 से 1905 के बीच के एक ऐसे काल में भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के युवा वर्ग को स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया, यानी मजबूर किया। संवैधानिक साधनों के प्रति अविश्वास की भावना का जन्म होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व स्वतंत्रता की मांग और उसकी प्राप्ति के लिए जन आंदोलन के मार्ग को अपनाने वाली इस धारा को उग्र राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत आराम से उदारवादी अपना काम कर रहे थे, यहाँ पे लेकिन उग्र यानी गरम दल जो था अब थोड़ा सा गरम होकर के अपना काम करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा? इसके उदय के कारण क्या थे, कार्य पद्धति बाद में देखेंगे। इसके उदय के कारण क्या थे, ठीक है, क्यों इसका उदय हुआ उग्रवादियों का। पहली बात तो देखिए, जो बंगाल विभाजन था 1905 में, ठीक है, वो भी एक कहीं ना कहीं कारण था इसी का। पहला कारण है अपर्याप्त सुधार कानून, यानी कि जो कानून की अपेक्षा कर रहे थे भारतीय, वो इनको नहीं मिल रहा था। इनकी कोई बातें नहीं मानी जा रही थी, कुछ भी मांग करते थे वो सीधा नकार दी जाती थी। ठीक है, दूसरा है धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, यानी कि धर्म और संस्कृति से लेकर के जो चेतना थी वो उत्पन्न हो गई। तीसरा है क्रमिक प्राकृतिक प्रकोप, जो प्रकृति की जो एक तरह से देखा जाए जो प्रकोप आया, वो भी एक कहीं ना कहीं कारण रहा। आर्थिक असंतोष कहने का आशय ये है कि जो पैसे के मामले में या अन्न के मामले में या खाने पीने की जो वस्तुएं थी, उन सभी में इनको संतुष्टि नहीं नज़र आ रही थी। ठीक है, भारतीयों को, क्योंकि निर्यात ज़्यादा हो रहा था, आयात कम हो रहा था। आयात जिस पे हो रहा था उस पे टैक्स नहीं लग रहा था, जो निर्यात हो रहा था उस पे टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे। ठीक है, पांचवा क्या है? भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। सबसे बड़ा कारण यही रहा कि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, यानी कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता था। सही तरीके से जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश के अधिकारी थे, वो एक तरह से पेश नहीं आते थे भारतीयों के समक्ष। ठीक है, छठा रहा पश्चिमी क्रांतियों का प्रभाव। सातवां है लाल बाल पाल का नेतृत्व। लाल बाल पाल यानी कि
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसमें एक और थे अरविंद घोष, ठीक है, इनका नेतृत्व हुआ। और 8वां जो रहा लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। प्रतिक्रियावादी मतलब कुछ भी अगर कोई भी मांग रखते थे तो उस पर कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसको नकार दिया जाता था, ठीक है। ये कारण हो गए उग्रवाद के उदय के, क्यों उसका उदय हुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आगे क्या है। इनकी विचारधाराएं के बारे में, इनकी विचार कैसे थे, इनकी कार्य पद्धति कैसी थी, इसके बारे में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दो धाराएं रही हैं, उदारवाद और उग्रवाद। पहले मैं बता चुका हूँ, ये उदारवाद पहले आया जिसमें दयालुता का भाव था, और उग्रवाद जिसमें नर्मता बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अंग्रेजी शासन में विश्वास ये नहीं रखते थे, अपने विचारों पर विश्वास रखते थे, ठीक है, भारतीय संस्कृति पर विश्वास रखते थे और संघर्ष पे विश्वास रखते थे। कौन? उग्रवादी, ठीक है। हालांकि दोनों विचारधाराओं का लक्ष्य केवल एक ही था, केवल भारतीयों की स्वतंत्रता, ठीक है। यह मूल उद्देश्य भारतीय जनता का हित साधना था, ठीक है। परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किन साधनों को अपनाया जाना चाहिए, इसके संबंध में दोनों विचारधाराओं में अंतर रहा है। यानी यही अंतर जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वही अंतर रहा है। मूल उद्देश्यों के अलावा साधनों के संबंध में भी यह अंतर अधिक प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। ये अंतर कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। उदारवाद और उग्रवाद में अंतर। उदारवाद एक तरफ लिख दिया हूँ और दूसरी तरफ उग्रवाद। पहले उदारवाद के बारे में देखेंगे। क्रमिक रूप में सुधारों के माध्यम से सुशासन की प्राप्ति, यानी कि धीरे धीरे करके वो यही सोचते रहे कि आज नहीं तो कल हमारा जो शासन चल रहा है ब्रिटिश के हाथ में, वो अपने हाथ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं सुधार होगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता नजर आ रहा। दूसरा था क्रांति व संघर्ष द्वारा। जो उग्रवादी थे ये क्या सोचते थे? क्रांति व संघर्ष द्वारा सुशासन की प्राप्ति में विश्वास, यानी कि बिना क्रांति के, बिना संघर्ष के सुशासन और स्वतंत्रता पाना इतना आसान नहीं है अंग्रेजों के हाथों से। इन्होंने इसलिए इस पर विश्वास किया, इस पर, क्रांति और संघर्ष पर, ठीक है। दूसरा अंतर है उदारवादी में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, यानी कि अंग्रेजों में जो अंग्रेज न्याय करते थे, जो भी अगर न्याय करते थे, यानी कि अगर गलत काम कोई और करता था ब्रिटिश, तो सजा कौन झेलता था? भारतीय। फिर भी उस पर विश्वास करते थे कि हाँ सही कर रहे हैं, ठीक है। कि क्यों? केवल लालच ये था कि धीरे से, मतलब धीरे से कहने का आशय ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं हमें सुशासन मिल जाएगा और आरामदायक कुर्सी हमें मिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए इसमें क्या रहा? उग्रवादी में उग्रवादी अंग्रेजी शासन में विश्वास नहीं करते थे। तीसरा कारण ये रहा, ये संवैधानिक साधनों का प्रयोग तथा अपनी मांगे मनवाने हेतु प्रार्थना पत्र, भाषण, लेख आदि उचित समझते थे, उचित तरीके से पेश करते थे उनके सामने। किनके? ब्रिटिश के उदारवादी, ठीक है। और उग्रवादी क्या करते थे? ब्रिटिश शासन की अपनी आत्मसम्मान के विरुद्ध मानते थे और उदारवादी विचारधाराओं को या उदारवादी विचारों को भिक्षावृत्ति नाम से जानते थे, यानी कि भिखारी। एक तरह से देखा जाए कि कुछ भी अगर ये मांगे रखते हैं तो एक तरह से ये भिखारी है, इस तरीके से अगर जो मनवा रहे हैं, ठीक है। मानते तो ऐसे भी नहीं थे। चौथा कारण ये रहा, चौथा अंतर ये रहा, उदारवाद में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत का विकास किया जा सकता है, ठीक है। और उग्रवादी क्या मानते थे? जबकि उग्रवादी अंग्रेजी शासन को भारतीय व्यवस्था के विरुद्ध मानते थे, यानी कि था भी ऐसा, कुछ भी करते थे अपने, कहीं ना कहीं अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने देखा जाए तो अपनी राजनीति और अपने साधनों के लिए, ठीक है। पांचवा जो रहा, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे। और उग्रवादी क्या मानते थे? जबकि उग्रवादी भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पोषक थे। ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानते थे और ये पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी यानी ब्रिटेन की संस्कृति से प्रभावित हो गए थे कि हाँ ब्रिटेन वाले, उनकी संस्कृति बहुत अच्छी है, एकता है उनमें, ये सारी चीज़ें से ये उदारवादी प्रभावित थे और ये हमारी भारतीय जो संस्कृति थी उससे, प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे उग्रवादी। छठा जो अंतर रहा है, उदारवादी शांतिपूर्ण राजनीति या आरामदायक कुर्सी के समर्थक थे और जो उग्रवादी थे वही उग्रवादी संघर्षपूर्ण राजनीति के समर्थक थे। यानी कि देखा जाए तो इनका खून थोड़ा सा गर्म था, इसीलिए इनको गर्म दल भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि
इतनी प्रयासों के बाद भी अगर कोई सुधार नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और कौन कौन आए? लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और ये अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन लोगों ने नेतृत्व किया। उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर बताते हुए लाला लाजपत राय ने कुछ लिखा भी है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, हाँ, उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर बताते हुए लाला लाजपत राय ने लिखा है कि भारतीय कांग्रेस के जन्मदाताओं ने अपना आंदोलन स्वशासन शासन की प्रेरणा और उच्च पदों की छाया में या उच्च पद ग्रहण करने की आकांक्षा में प्रारंभ किया था। यानी कि लाला लाजपत राय का कहना ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जन्मदाता थे उदारवादी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे और रनाडे थे, ये सारे लोग जो थे ना, ये क्या थे? ये एक लालच में थे कि हमें थोड़ा सा उच्च पद मिल जाएगा, ऊंची पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसी कारण बस वो जो कहते थे उन्हीं की बात मानते थे, ब्रिटिश जो कहते थे उन्हीं की बात मानते थे। हालांकि उद्देश्य केवल एक ही था, भारतीय स्वतंत्रता, लेकिन वो अलग तरीके से, वो थोड़ा सा शांति स्वभाव के थे, इसलिए थोड़ा अलग तरीके से वो करना चाह रहे थे। किए भी, हालांकि सफलताएं नहीं मिली, कुछ में मिली कुछ में नहीं मिली। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के संचालकों यानी कि उग्रवादियों ने अपना प्रचार शासन और शासकीय बहिष्कार में आरंभ किया, यानी कि अपना मतलब एक तरह से खून गर्म करके। ठीक है, खून गर्म करने का आशय ये है कि बस संघर्ष और क्रांति के अलावा कुछ नहीं है, खून तो बहाना पड़ेगा अगर स्वतंत्रता लेनी है तो। ठीक है, वो इस उद्देश्य से इसका आरंभ करते हैं। पूर्ववर्ती नेता ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश राष्ट्र में अपील करते थे। पूर्ववर्ती नेता जो पहले के नेता थे ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश राष्ट्र से अपील करते थे, जबकि यह उग्रवादी नेता अपने देशवासियों और अपने ईश्वर से अपील करते थे। यही अंतर था। ठीक है, तो समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो चलिए अगली वीडियो में देखेंगे इसके आगे क्या है, जो गांधी युग है। और इसके पहले कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसको एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत शानदार तरीके से। कहाँ कहाँ कौन सी क्रांतियाँ हुई, किसने कहाँ से नेतृत्व किया और कब कब हुई, सारी चीज़ें अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।